एक क्वेश्चन देखो जेडब्ल्यू मेंस में 2025 में इसको पढ़ा है, पावर का बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे। ये पता है कैसे बना? पहले मैं आपको पावर का फॉर्मूला कैसे बना ये दिखाता हूं। मैंने बताया ये dw बाई dt हम लगा सकते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। अब फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो हमारा वर्क डन आएगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया और cos 180 माइनस 1 होता है, तो वर्क डन हमारा नेगेटिव भी आ जाएगा। यहां पर आप स्प्रिंग में भी देखो, जब मैंने बैग को ऐसे सर पे रख के आगे लेकर जा रहा है, तो यहां पर फोर्स तो वो ऊपर की तरफ लगा रहा है, लेकिन ये ऊपर की तरफ ये मूव करा, ऊपर की तरफ मूव नहीं करा। मैं चल आगे की तरफ रहा हूं, फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा हूं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में, फोर्स वाई एक्सिस में, एंगल हो गया 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री हो गया तो cos 90 जीरो होता है, तो हमारा वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। कागज नसीब के भरोसे उड़ता है, लेकिन जो पतंग है वो काबिलियत से उड़ती है। तो हमेशा याद रखो कि जो नसीब है हमारा, ये नसीब कभी साथ देगा, हो सकता है कभी साथ ना दे, लेकिन काबिलियत जो है वो हमेशा आपका साथ देगी। हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम अब्दुल समद खान, आपका प्यारा एसके सर हाजिर हो चुका है आपके सामने इस चैनल पर एक धमाकेदार चैप्टर के साथ, जिसका नाम है हमारा वर्क पावर एंड एनर्जी। ये बहुत ही इजी सा चैप्टर है, और ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो फिजिक्स की बैकबोन भी मैं अगर बोलना चाहूं तो बोल सकता हूं। कई क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो जेई एडवांस लेवल के हो, 2-3 पेज में उनके कैलकुलेशन करके आंसर निकालना पड़े। ऐसे क्वेश्चन को आप सिर्फ 2 स्टेप में भी कवर कर सकते हो, सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो अपने दिमाग में, अगर आपने इस वर्क पावर एनर्जी की काबिलियत को अच्छे से समझ लिया। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है, और ये आपके फिजिक्स को आसान बनाने वाला चैप्टर है। तो इससे भले ही डायरेक्ट क्वेश्चन कम ही आपको देखने को मिलेंगे जेडब्ल्यू मेंस में, लेकिन ये सोचकर इस चैप्टर को अगर आपने छोड़ दिया तो आपकी फिजिक्स अच्छी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये वो चैप्टर है जो बाकी सारे चैप्टर्स के अंदर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली क्वेश्चंस के थ्रू आपके सामने आएगा जरूर जेडब्ल्यू मेंस में। तो आज के इस छोटे से सेशन के अंदर 30 मिनट में मैं इस पूरे का पूरे वर्क पावर एनर्जी चैप्टर को आपको पढ़ाने वाला हूं, वो भी प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स के साथ, विद प्रॉपर फॉर्मूलाज एंड विद पीवाईक्यूज वाले क्वेश्चन। तो ये वो चैप्टर होने वाला है जो आपके फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आएगा, और इस 30 मिनट के छोटे से सेशन से आपके पूरे का पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। तो आओ यार मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज का ये हमारा धमाकेदार चैप्टर, जिसका नाम है वर्क पावर और एनर्जी। तो फटाफट कर दीजिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ये चैनल आपके लिए इस टाइप की और वीडियोस अगर आप चाहते हो कि लेकर आता रहे और आप तक वो पहुंचते रहे, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब होना पड़ेगा। और इस सेशन को, इस वीडियो को लाइक भी कर देना यार, क्योंकि उसमें कोई पैसे वैसे तो लगते नहीं है, लेकिन अगर आप लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा नंबर ऑफ लाइक से कि हाँ यार बच्चे इस टाइप के सेशन को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है मैं फिर क्यों इस टाइप के सेशन आगे लेकर आऊंगा, वो मैं लाना बंद कर दूंगा। लेकिन अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं सेशन, आपको ये फ्रूटफुल लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ यार इससे हमारी नॉलेज में कुछ ना कुछ गेन हो रहा है, तो आप पूरा एक बार सेशन को लगाओ और फिर मुझे लाइक भी करके बताना, और कमेंट बॉक्स में भी मुझे इस सेशन का फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं फटाफट आज का हमारा चैप्टर, जिसका नाम है वर्क पावर एनर्जी। तो वर्क डन से हम शुरुआत करेंगे, लेकिन छोटे से 1-2 मोटिवेशनल लाइन के साथ मैं शुरुआत करता हूं, ताकि आपको पढ़ने का मोटिवेशन भी मिलता रहे, क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ आपको फिजिक्स पढ़ाने का नहीं है इस चैनल के थ्रू। मेरा मोटिव है कहीं ना कहीं आपके फिजिक्स के अंदर भी ग्रोथ हो और आपकी पर्सनैलिटी लेवल पर भी ग्रोथ हो, आप सीखते हुए चलो, क्योंकि आगे जाके अगर आप कामयाब हो गए या नाकामयाब हो गए तो वो सिर्फ आप अच्छे हो पढ़ाई में इस पर डिसाइड नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो भी जरूरी है जानना। तो आज थोड़ी सी मैं बात करता हूं काबिलियत के ऊपर। देखो कई बार हम जो लोग होते हैं ना, वो नसीब के भरोसे, है ना, या फिर के हमारे भाग्य में वो चीज लिखी है या नहीं लिखी है उसके पीछे हम बैठे रहते हैं, और हम उतने ज्यादा एफर्ट ही नहीं देते। तो बहुत सारे बच्चों को ये भी लगता है यार नसीब में होगा, है ना, तो मिल जाएगा, मुकद्दर में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा याद रखना एपीजे अब्दुल कलाम सर की लाइन को, कि याद रखना कि जो कोशिश करने वाले लोग छोड़ देते हैं ना, वो बचा कुचा ही उन लोगों को मिलता है जो मुकद्दर के या नसीब के भरोसे बैठे रहते हैं। तो उसी के ऊपर एक लाइन मुझे याद आ रही है कि जो कागज है, कागज नसीब के भरोसे उड़ता है, लेकिन जो पतंग है वो काबिलियत से उड़ती है। तो हमेशा याद रखो कि जो नसीब है हमारा, ये नसीब कभी साथ देगा, हो सकता है कभी साथ ना दे, लेकिन काबिलियत जो है वो हमेशा आपका साथ देगी। तो काबिल बनने की कोशिश करो, सीखने पे ध्यान दो,
नसीब में मिला है, आपके भाग्य में वो चीज मिली है या नहीं मिली है, वो तो बात की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो बेकार बात है ना। तो शुरू करते हैं भाई आज के चैप्टर वर्क डन से। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन भी कहीं ना कहीं ये तो कह रहा है कि यार तुमको काम करना है, तुमको मेहनत करनी है, तुमको कोशिश करनी है, अब तुम फोर्स तो लगाओ यार। अब अगर तुम किसी ब्लॉक पर फोर्स ही नहीं लगाओगे तो वो उसके चलने के चांसेस तो जीरो है। अब अगर तुमने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद वो चल भी सकता है या नहीं भी चल सकता है। तो अगर किसी बॉडी के ऊपर मैंने फोर्स लगाई और मेरे फोर्स लगाने की वजह से वो फोर्स की डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस हो गया तो मैं बोलूंगा कि वर्क डन हो गया फिजिक्स की लैंग्वेज में। लेकिन अगर फोर्स लगाने की वजह से उसके अंदर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो हमारा वर्क डन जीरो हो गया। लेकिन अगर फोर्स ही नहीं लगाई तो यार फिर वर्क डन क्या होगा? तो वो बात यहां पर भी काम में आ रही है जो मैंने अभी तुमको पीछे बताई। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारा क्या निकल कर आता है यहां से? अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं तो जनरल बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं भाई फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। मतलब यहां पर ध्यान रखेंगे आप कि अगर मान लो किसी ब्लॉक पर मैंने फोर्स ऐसे लगाई हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, लेकिन ब्लॉक तो आगे की तरफ चला होगा क्योंकि ये इस टाइप से ग्राउंड है। तो यहां पर जब ब्लॉक हमारा आगे की तरफ चला तो ब्लॉक जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स आ रही है एफ कॉस थीटा। तो वर्क डन का फॉर्मूला एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ध्यान रखना ये डिस्टेंस नहीं है, इट इज डिस्प्लेसमेंट। तो एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला आता हुआ दिख रहा है। और अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर भी लिख सकते हैं क्योंकि एफ डी कॉस थीटा बन रहा है और डॉट प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो कॉस थीटा तो आता ही है। अब यहां से अगर हमने ये देखा तो वर्क डन हमारा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन कैसी क्वांटिटी है? वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहां से हमें ये भी पता चलेगा कि यार ये पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर वर्क डन हमारा पॉजिटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव कब हो सकता है? जब भाई हमारा ये जो कॉस थीटा वाली टर्म है ये पॉजिटिव है, क्योंकि फोर्स तो पॉजिटिव ही होगी, डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव ही होगा अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है। और कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है? जब हमारा एंगल लाया करता है 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो यहां पर अगर हमारा 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, तो उस केस में वर्क डन हमारा पॉजिटिव आएगा। और इसका एग्जांपल सीधा जैसे कि अब यहां पर आप देख रहे थे स्प्रिंग वाला, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं। तो यहां पर मैंने अब आगे की तरफ फोर्स लगाई, तो जब मैंने फोर्स आगे की तरफ लगाई तो ये ब्लॉक भी आगे की तरफ मूव करा, तो दोनों का एंगल 0 हो गया। cos 0 1 होता है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहीं पर आप इसी चीज के अंदर कंसिडर करें फ्रिक्शनल फोर्स। अब अगर मैं फोर्स आगे की तरफ लगा रहा हूं तो फ्रिक्शनल फोर्स तो पीछे की तरफ लगेगी। उसकी वजह से होगा ये कि अब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रही है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो हमारा वर्क डन आएगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया और cos 180 -1 होता है, तो वर्क डन हमारा नेगेटिव भी आ जाएगा। यहां पर आप स्प्रिंग में भी देखो, जब मैंने फोर्स आगे की तरफ लगाई तो स्प्रिंग तो ब्लॉक को पीछे की तरफ खींच रहा होगा, तो फिर वही बात डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ है। तो अगर आपसे यहां पर पूछा जाए ना कि वर्क डन बाय स्प्रिंग बताओ तो वो नेगेटिव होगा, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स बताओ तो वो पॉजिटिव होगा। सेम अब यहां पर क्या वर्क डन 0 भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब आप यहां पर देखो कि अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो हम अच्छे से ये बात मालूम है कि cos 90 0 होता है, और अगर cos 90 0 तो वर्क डन भी 0। अब ऐसा कब होगा? जितने भी हमारे सर्कुलर मोशन होते हैं ना, तो सर्कुलर मोशन में आपको मालूम होगा कि हमारी जो फोर्स होती है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है। अभी अगर सैटेलाइट घूमी घूमी कर रही है, अभी अगर सैटेलाइट यहां पर है और यहां पर इसके अबाउट घूम रही है, तो सेंटर की तरफ, अर्थ की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी। लेकिन अब ये घूम तो रही है ना, तो इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ ऐसे हो गई और फोर्स सेंटर की तरफ हो गई। इसको अगर मैं इस टाइप से सर्कुलर मोशन में आपको 2D में दिखाऊं तो एक ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, यहां पर वेलोसिटी आगे की तरफ, फोर्स सेंटर की तरफ, तो क्या इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनना? तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में तो वेलोसिटी होगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो वर्क डन यहां पर भी हमारा 0 हो गया। सेम वही आप लोगों ने कुली वाला केस पढ़ा होगा कि अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कुली होता है, तो कुली अगर ऑब्जेक्ट को या किसी बैग को ऐसे सर पे रख के आगे लेकर जा रहा है, तो यहां पर फोर्स तो वो ऊपर की तरफ लगा रहा है, लेकिन ये ऊपर की तरफ ये मूव करा, ऊपर की तरफ मूव नहीं करा, मैं चल आगे की तरफ रहा हूं, फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा हूं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में, फोर्स वाई एक्सिस में, एंगल हो गया 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री हो गया तो cos 90 0 होता है, तो हमारा वर्क डन भी 0 हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से ये हमने सैटेलाइट मोशन देख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब यह आता है हमारा फोर्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मतलब सॉरी फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अगर हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को इस टाइप से ग्राफिकली अगर मार्क किया तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया हमें वर्क डन देता है, क्योंकि आपको यहां से साफ साफ दिख रहा था फॉर्मूले से कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन है।
तो यहाँ पर इतने पोर्शन का एरिया अगर आप निकालोगे तो ये पॉजिटिव वर्क डन आ जाएगा, और इतने पोर्शन का अगर आप एरिया निकालोगे तो नेगेटिव वर्क डन आ जाएगा। तो पॉजिटिव में से नेगेटिव मार्क माइनस कर देंगे आप, तो टोटल वर्क डन भी हमारा यहाँ से निकल कर आ जाता है। क्या बात है, मजे आ गया। अब यहाँ पर जैसे मैं पीछे स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहा था, तो मैंने ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ खींचा, लेकिन स्प्रिंग तो ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा होगा ना। और स्प्रिंग फोर्स के बारे में आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि स्प्रिंग फोर्स जो होती है वो -kx होता है स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला। अब ये क्या है, अरे आप स्प्रिंग को जितना ज्यादा खींचोगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी उतनी फोर्स से वापस आना चाहता है, तो मतलब वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये एसएचएम का भी केस है, एसएचएम लास्ट में आप जाके पढ़ोगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहां पर अब अगर F = -kx है, तो मैंने ये निकालना है कि भाई टोटल वर्क डन क्या होगा अगर मैंने किसी स्प्रिंग को कुछ डिस्टेंस तक खींच दिया। तो मैंने क्या करा, मैंने छोटा सा एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसको दिया जिसको हम बोलेंगे dx। तो वर्क डन क्या आएगा भाई, वर्क डन भी स्मॉल आएगा, तो जो को होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितनी है हमारी, माइनस का kx, और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा dx। और अब अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्मॉल वर्क डन क्या होगा, माइनस का kx फोर्स हो गई और डिस्प्लेसमेंट dx हो गया। अब टोटल वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेट कर दिया, तो टोटल वर्क डन क्या आएगा, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ kx dx। अब लिमिट लगा लो भाई, इनिशियली ये नहीं खिंचा हुआ था, बाद में आपने कुछ डिस्टेंस खींच दिया, तो 0 से मैंने x तक की लिमिट लगा दी। अब यहाँ पर kx का इंटीग्रेशन हो जाएगा kx²/2, क्योंकि पावर एक बढ़ के 2 हो जाएगी और 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां से जब हमने देखा तो वर्क डन का फॉर्मूला बाय द स्प्रिंग आ रहा है माइनस का kx²/2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आगे भी काम में आएगा। अब सेम ऐसे अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को जमीन से उठा के ऊपर रख रहा हूं, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, अब इसको मैं नीचे से यहां से उठाकर ऊपर लेकर आ गया h हाइट पर, तो ये क्या, मैंने ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन किया, बिल्कुल किया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ mg, अब मैं ऊपर लेकर आया h हाइट तक, तो डिस्प्लेसमेंट h है, फोर्स mg है, लेकिन क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है तो cos 180 होगा, तो यहां पर ये वर्क डन का फॉर्मूला हमारा माइनस का mgh आ जाएगा। कितनी सिंपल सी बात हो गई, ये हमने उसकी वजह से निकाल लिया, ग्रेविटेशनल वर्क डन निकाल लिया, ये हमने स्प्रिंग की वजह से निकाल लिया। अब और अगर हम आगे देखें तो देखते जाओ बस फटाफट। तो यहाँ पर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हम निकालते हैं। तो वेरिएबल फोर्स भाई कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि फोर्स हमारी कांस्टेंट नहीं होती, तो उस केस के अंदर जो हमारा ग्राफ आएगा वो कैसे भी आ सकता है। अब इस टाइप का ये ऐसा कर्व चला गया, तो अब यहाँ पर अगर अब आपको वर्क डन निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स होगा। एक्चुअल में ये भी हमारा एरिया अंडर द ग्राफ ही है, मैथ्स में इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स को एरिया अंडर द कर्व बोलते हैं। तो यहाँ पर y एक्सिस पर f है और x एक्सिस पर x ही है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ f dx एक्चुअल में ये भी एरिया अंडर द कर्व है। तो वेरिएबल फोर्स अगर होगी तो आप इंटीग्रेशन ऑफ f dx लगा सकते हो, या फिर अगर ग्राफ दे रखा हो तो उसका सिंपल एरिया निकाल देना। अच्छा, अब ये वर्क डन की बातें हो गई, लाओ थोड़ी सी भाई अब एनर्जी भी लेकर आ जाते हैं भैया। अब एनर्जी की बात हो रही तो एनर्जी लेकर आओ। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी क्या होती है, सिंपल सी बात है भाई, एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज अ कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। अब भाई अगर मेरे अंदर एनर्जी है कि भाई मैं तुमको 4 घंटे लगातार खड़े होकर पढ़ा सकता हूँ, अब ये मेरे अंदर एनर्जी है ना, मेरे अंदर इतनी बॉडी के अंदर ताकत है कि भाई इतने घंटे मैं रेगुलर खड़े होकर मैं बोल सकता हूँ, तो ये एनर्जी है। अब किसी की एनर्जी है कि भैया वो 100 पुशअप लगा सकता है, किसी के अंदर एनर्जी है कि भाई वो 10 किलोमीटर तक लगातार भाग सकता है। तो ये एनर्जी होती है कि भाई किसी पर्सन की भाई कैपेसिटी या एबिलिटी कोई काम को करने की। और यूनिट हमारी एनर्जी की जूली होती है ना, जूल्स होती है, इसको हम कैपिटल जे से डिनोट करते हैं, ये ऐसा यूनिट है। सीजीएस यूनिट इसकी अर्ग्स होती है, और इनके बीच में रिलेशन आपको याद होनी चाहिए, 1 जूल के अंदर हमारे 10⁻7 अर्ग्स होते हैं। एनर्जी सेम वर्क की ही कहानी है, मतलब मैंने आपको क्या बोला, एनर्जी और वर्क डन में कोई नई चीज नहीं है, बस वर्क ही है, बस वो किसी बॉडी के अंदर स्टोर है वो एनर्जी वर्क करने के लिए। तो एनर्जी और वर्क डन अलग अलग बातें नहीं है, तो ये भी सेम स्केलर क्वांटिटी होगी। डायमेंशनल फॉर्मूला जो वर्क डन का होता है हमारा ml2t-2, सेम इसका भी वही रहेगा, देख लीजिए। चलो अब एक क्वेश्चन पर आते हैं, थोड़े से हम क्वेश्चन भी करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी। अब जैसे कि एक बॉडी है जिसका मास हमें दे रखा है 20 kg। अब यार 20 kg की बॉडी को मैंने यहां पर अगर रख दिया, ठीक है रख दिया, अब उसके ऊपर आपने 5 न्यूटन की लगा दी फोर्स, ठीक है सर, अब आप कह रहे हैं तो लगा दी। अब 5 न्यूटन की फोर्स लगाने के बाद अब ये पूछा जा रहा है कि भाई बताओ पहले सेकंड में कितना वर्क डन हुआ होगा। अब ये तो बिल्कुल मतलब दिया कुछ और है, पूछा कुछ और है। 20 किलो का ऑब्जेक्ट 5 न्यूटन की फोर्स लगा के कितना वर्क डन लगेगा ये बताना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला भाई होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
अब सर जी यहाँ पर फोर्स तो दे रखी है 5, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्या करें, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या फोर्स अपॉन मास हो जाएगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहां से अगर हम देखें तो फोर्स 5 न्यूटन, मास 20 केजी, तो 1/4 एक्सेलरेशन आ गया। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT², याद है। तो यहां पर क्योंकि बॉडी हमारी इनिशियली रेस्ट पर है, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि वो रुकी हुई है, तो यहां पर ut वाली टर्म 0 हो गई, तो ये हाफ एक्सेलरेशन 1/4 और पहले सेकंड टाइम 1 सेकंड है तो 1², तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी आ गया 1/8। अब तो क्वेश्चन ही खत्म। तो यहां पर आप देखो तो वर्क डन कितना आएगा, फोर्स 5 है और डिस्प्लेसमेंट 1/8, दैट इज 5/8 जूल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसको अच्छे से देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात। चलिए मेरे प्यारे, और देखो चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूं। अब यहां पर साफ साफ ऐसे दे रखा है भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ का एरिया वर्क डन देता है, तो क्वेश्चन में वर्क डन ही पूछ लिया होगा। तो देखो वर्क डन ही पूछा जा रहा है ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर, 12 मीटर जब चला है। अब देखो चला कहां से, चला है 3 से और कहां तक, 12 तक। कैसे पता, क्योंकि भाई ग्राफ की जो लाइन की शुरुआत हो रही है ना वो यहां से हो रही है और ऐसे नीचे आया। पहली बात क्या यहां पर वेरिएबल फोर्स है, बोलो कमेंट में मुझे बताओ, क्या इस क्वेश्चन में वेरिएबल फोर्स दे रखी है? हाँ जी बिल्कुल दे रखी है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ आगे जाके हमारी कम भी होने लगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम भी कर लेंगे ये क्वेश्चन में, कौन सी बड़ी बात है। ये इतना एरिया निकालना है, ये रेक्टेंगल हो गया, और इतना एरिया निकालना है, ये ट्राइंगल हो गया। तो एरिया का फॉर्मूला रेक्टेंगल का, भाई ये 7 और 3 के बीच का गैप 4 हो जाएगा, तो बेस आ रही है इसकी 4 और हाइट कितनी आ गई, वो आ रही है भाई 2, तो 4 2 8 प्लस अब ट्राइंगल का एरिया, तो ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस, देखो अब ये 12 और 7 का गैप 5 का हो गया, तो बेस आ रही है 5 और ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में, तो हाइट हमारा 2 आ गया। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 8 + 5, तो ये तो 13 जूली जूली बैठ रहा है भाई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही। अब इसके बाद जब हमारी एनर्जी की बात चल ही रही है तो लाओ इसको तरीके से ही पढ़ लिया जाए। तो अब हमारी मेनली जो अभी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर हमारी 2 टाइप की एनर्जी सबसे ज्यादा अभी हम पढ़ने वाले। पहला पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। अब देखो फिर वही बात है कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है तो एनर्जी मतलब एबिलिटी टू डू वर्क। अब अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, और जो कि आपको शायद मालूम भी होगा कि आपके अंदर अभी भी पोटेंशियल है कि आप डेली 5 से 6 घंटे इजीली आराम से इतना टाइम निकाल के सेल्फ स्टडी कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर रहे, तो आपके अंदर वो एनर्जी तो है लेकिन वो आप कर नहीं रहे, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। मतलब किसी को काम को करने की क्षमता किसी बॉडी के अंदर कितनी है, वो भले ही अभी काम कर नहीं रहा है, बस एनर्जी है, तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। और इसकी डेफिनेशन भी यही बोलती है कि भाई वो अभी काम कर ही नहीं रहा, मतलब वो रुका हुआ है। तो जैसे कि आप बॉडी जिसका मास m है और उसको हम अगर h हाइट पर लेकर चले गए, अब अगर h हाइट पर लेकर चला गया, जैसे कि अब मान लो ये मेरा फोन है, अब ये फोन है, ये ग्राउंड से भाई 2 मीटर की हाइट पर है। अब इस फोन को अगर मैं यहां से छोड़ देता हूं, तो अभी क्या इसके अंदर कोई एनर्जी है? भाई मैं फेंक तो नहीं रहा, मैं तो छोड़ रहा हूं, तो इसके अंदर अभी कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन जब मैं छोड़ूंगा तो ये गिरेगा। ओह मेरा दिल धक धक होने लगा, दिल धक धक होने लगा। तो फिलहाल जब ये मैंने फोन छोड़ा तो ये नीचे गिरा, तो ये नीचे मैंने फेंका नहीं, ये खुद ही गिरा, क्योंकि जब मैं इसको कुछ हाइट पर लेकर आया ना तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई, जिसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो अब अगर मैं इसको छोड़ूंगा ना तो ये उस एनर्जी की वजह से चलेगा। मतलब कोई बॉडी अभी रुकी हुई है लेकिन उसके अंदर औकात है उसकी चलने की, कुछ एनर्जी है उसके अंदर चलने की, तो उसी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। सेम उसी तरह जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर दो और फिर एकदम से हाथ हटाओ तो एकदम से एक्सपेंड होगा, तो वो भी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब जैसे कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास m है, h हाइट पर अगर आप ले गए, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वही आएगा जितना वर्क डन इसको करना पड़ा नीचे से ऊपर लेकर जाने के लिए, जो अभी पीछे हमने निकाला था -mgh आया था, तो बस वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। तो यहां से एक बहुत शानदार फॉर्मूला निकल कर आता है जिसको हम बोलते हैं वर्क डन का फॉर्मूला नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। ये आप याद रखेंगे अच्छे से कि वर्क डन का फॉर्मूला जो आया, जो पीछे आया, और मतलब ये प्रूफ मैं आपको बता रहा हूं कि भाई पीछे हमारा जो आया था, दिखाऊं, पीछे जो हमारा वर्क डन आया था वो -mgh आया था। अब यहां पर अगर ग्राउंड पर है बॉल, है ना, या ऑब्जेक्ट, तो वो रेफरेंस लेवल पर अगर मैं देखूं तो पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 मान ली। अब रेफरेंस लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी 0
और जो आप एच हाइट पर लेकर गए वहां पर पोटेंशियल एनर्जी यू। तो देखो मुझे बात मालूम है कि वर्क डन का फॉर्मूला माइनस mgh था, और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो यार फाइनल तो यू है और इनिशियल 0 है, तो यहां से अगर आप देखो तो यू क्या mgh के बराबर ही आ रहा है। हाँ भाई यार, यहाँ तो यू mgh के बराबर ही आ रहा है। तो बस ये लिखने का तरीका है कि वर्क डन नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, ये दिमाग में अच्छे से बात फिट कर लेना। और यहां से अगर मैं ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मानता हूं तो हमारी एच हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी यू होगी। अच्छा, ये एच हाइट काफी कम ही होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी, ऐसा नहीं कि मतलब 2-3 लाख किलोमीटर ऊपर हाइट पर आप ले गए, तो उस केस में हमारा बहुत सारे अलग अलग चेंजेस आ जाएंगे जो हम ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं। अच्छा, फिर जैसे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का भी हमने वर्क डन निकाला तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर आया था, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। मतलब सीधी सी बात ये कि वर्क डन माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर आया था ना, तो माइनस से माइनस गया, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, भाई स्प्रिंग हमारा खिंचा हुआ नहीं था, ना एक्सपेंड हुआ था, ना कंप्रेस हुआ था, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, तो फाइनल हमारी हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर आ गई। ठीक है, यहाँ पर एक के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है स्प्रिंग का, और x वो अपनी मेन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस आपने कर दिया। इसके ऊपर आते हैं काफी क्वेश्चन, जेई मेंस में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन देख ही लेते हैं। भाई एक स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट हमें दे रखा है 10 न्यूटन पर मीटर, और इनिशियली आपने उसको 0.2 मीटर स्ट्रेच कर रखा था, बाद में आपने उसको 0.25 मीटर स्ट्रेच और कर दिया। मतलब पहले 0.2 मीटर स्ट्रेच हुआ था स्प्रिंग, और आपने उसको थोड़ा और बढ़ा के 0.25 मीटर तक स्ट्रेच कर दिया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट आया होगा। मतलब सीधी सी बात यहां पर ये बोली जा रही है कि अगर ये हम लेकर आए, ये वॉल हो गई, और इस वॉल के ऊपर ये हमारा स्प्रिंग इस टाइप से बना हुआ है, तो ये स्प्रिंग अपने ओरिजिनल इस मेन पोजीशन से कितना भी डिस्प्लेस हुआ है, इस पोजीशन को मैंने x1 मान लिया जो कि है 0.2 मीटर, मैंने इसको पकड़ के और खींचा, अब मैं इसको थोड़ा और आगे ले गया, तो अब ये जो पोजीशन है वो है x2 मीटर। तो पहले वाले केस में जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वो हो जाएगा हाफ के x1 स्क्वायर, और बाद में क्या हो जाएगा, वो हाफ के x2 स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया, तो डेल्टा यू का मतलब हो जाएगा u2 माइनस u1। तो यहां पर हाफ के मैंने कॉमन ले लिया, तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो जो मैंने बता दिया कि कैसे बना है। तो ये हाफ के की जगह पर आ जाएगा भाई मेरे प्यारे बच्चों 10, और x2 का मतलब भाई 0.25 का स्क्वायर माइनस 0.20 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये 2 5 10 हो जाएगा, कट कटा के ये लगभग 0.1 जूल से बैठेगा, तो ऑप्शन ए से मैच हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेंस में आते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो, देखो अच्छे से, बहुत बढ़िया। और अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखो अब आगे क्या आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी आ रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, अब काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये था कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, उसके अंदर एनर्जी थी चलने की। यहां पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी में अब बॉडी चल ही रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी याद रखना, नाम में ही जब काइनेटिक आ गया, और काइनेटिक का मतलब मोशन होता है, और अब अगर मोशन है तो उसकी डेफिनेशन क्या हो गई, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। सेम पोटेंशियल एनर्जी की भी यही डेफिनेशन है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने दोनों की डेफिनेशन आपको यहीं पे बता दी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा, आपने पहले भी पढ़ा ही होगा, जो कि आता है हाफ एम वी स्क्वायर। स्केलर क्वांटिटी है, तो भाई यहाँ पर साइन वाइन का तो कोई चक्कर ही नहीं होता, बस जो भी बॉडी जिसका मास आपको दे रखा होगा और उसकी वेलोसिटी दे रखी होगी तो आप निकाल सकते हो मास है। और याद रखना एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, आप आगे जाके बड़ी क्लासेस में भी पढ़ेंगे कि भाई कई बार हमारे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी नेगेटिव में आएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, क्योंकि 1/2 है, मास कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, मिनिमम 0 हो सकता है, और वेलोसिटी नेगेटिव हो भी गई, मान लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ना जाके आप नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हो, तो यहाँ पर भाई उसका वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी भी है, और दूसरा हमेशा ये पॉजिटिव रहेगी, ये अच्छे से दिमाग में बिठा लो। अच्छा, ये रिलेशन भी आ जाती है, अब भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर तो है, अब अगर मैं इसको ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूं तो यहाँ पर कोई लंबी चौड़ी बात तो नहीं हुई, लेकिन ऊपर देखो ये एम वी का होल स्क्वायर बन गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और नीचे ये हो गया 2m। अब यार
एम वी तो मोमेंटम होता है, तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m हो गई। तो यहां से एम वी की जगह पर मैंने लिख दिया अगर p, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला p स्क्वायर बाय 2m आ रहा है। तो यहां से हम मोमेंटम भी निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, और इसी पर जेडब्ल्यू में इसमें क्वेश्चन आया। तो यहां पर आप देखो तो मोमेंटम क्या आएगा, ये 2m इधर के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये √2m के हो गया मेरे प्यारे बच्चे। मोमेंटम क्या आ रहा है, √2m के आ रहा है, देख लो भाई अच्छे से। चले देखो 2024 में क्वेश्चन आया था जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। अब तीन बॉडीज है मिलके, तो तीन बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, क्या बात है, तीन बॉडीज K1 K2 एंड K3 तीनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है, लेकिन उनके मास अलग अलग हैं। तो बताओ मोमेंटम का रेशियो क्या होगा। तो अब जिसको ये फॉर्मूला नहीं मालूम तो कैसे करता, अब हमें मालूम, हम बड़े आसान तरीके से कर लेंगे। √2m के हो गया फॉर्मूला। तो अब अगर मोमेंटम का रेशियो बोलोगे तो P1 is to P2 is to P3 अगर आपको करना भी है तो हमें बात मालूम है काइनेटिक एनर्जी तो सबकी सेम है, तो रेशियो कर रहे हो तो कट जाएगा सब, मतलब काइनेटिक एनर्जी कट जाएगी यार और 2 भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बस मास बचेगा। तो ये √400 ग्राम इस टू ये 1200 ग्राम इस टू 1600 ग्राम हो जाएगा। और अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दूं क्योंकि कॉमन आ रहा है, तो यहां पर ये 1 बचेगा, ये अंडर कितना बचेगा भाई 3 बचेगा, और यहां पर ये √4 बचेगा, या फिर 1:√3:2 हमारा ऑप्शन ए से आंसर मैच हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, अब आप देख लो, आई बात समझ में। और देखते हैं ना, अब ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूं ये पूरे का पूरे चैप्टर की जान है, जिसको मैं बोलता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब ये वो चीज है कि जिससे आपकी हो जाएगी फिजिक्स सेट, क्योंकि इसका नाम है वेट। वाह वाह क्या बात है ना। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में WET वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं। ये अगर आप लगाना सीख गए तो बहुत लंबे लंबे टफ कैलकुलेशन भी आप आसानी से कर सकते हो। कैसे, ये थ्योरम ये बताता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर आपने वर्क डन करा है, मतलब ऑब्वियसली आपने उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई होगी, वर्क डन का तो मतलब यही है, और वो चला होगा। अब अगर कोई रुकी हुई बॉडी है या फिर चलती हुई बॉडी है कुछ इनिशियल वेलोसिटी से, अब आप उसके ऊपर अगर फोर्स लगा दो, मतलब आप उसके ऊपर कोई वर्क डन कर दो, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। तो इनिशियली वो कुछ वेलोसिटी से चल रही थी, दैट मींस उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। अब आपने फोर्स लगा दी, तो आपके फोर्स लगाने की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ गई या घट गई होगी, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आया, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, वर्क डन की वजह से ही तो आया। तो बस इन्होंने सीधी सी बात यहां पर बोली कि हम जितने भी फोर्स लगा रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर, तो उनकी वजह से वो जो वर्क डन आता है वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ये अगर आप जान लोगे तो बहुत आसान तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना कि भाई ये सब जगह लगी जाता है। बाकी ये जो अभी आप देख रहे हो ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क डन आता है एक्चुअल में जितनी भी हमारी कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन आता है वो आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर सकते हो। यहां पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने बता दिया ये होती क्या है कंजर्वेटिव फोर्सेस। लाओ अब ये पढ़ लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोस फोर्सेस जिनकी वजह से जो वर्क डन आता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मतलब जैसे अब ए वाले ऑब्जेक्ट को उठा के मैं पहले बी वाली पोजीशन पर लेकर गया, फिर ऐसे करके सी पर लेकर गया, फिर डी पर लेकर गया, फिर ई पर लेकर गया, तो वर्क डन हुआ होगा, ठीक है। और एक बार मैं ए को उठा के बिल्कुल डायरेक्ट ई पर ही ले गया, तो दोनों ही केस में ऐसे अगर मैं लहराते हुए लेकर गया हूं या फिर मैं इसको एक ही बार में ऐसे सीधा ले गया हूं, भाई इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम ही है, बस पाथ अलग अलग है। तो अब जैसे मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करता हूं या मैं बात करता हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो यार एट द एंड ये गया तो एच हाइट ऊपर ही है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज तो mgh ही आया होगा। अब चाहे तुम कैसे भी लेकर जाओ वो मैटर तो करता नहीं। तो यहां से मुझे ये बात पता चली कि हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि उसकी वजह से जो वर्क डन आ रहा है वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो ऐसी फोर्सेस जो पाथ पर डिपेंड ही ना करें, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे, ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। अब जैसे अब एक लूप है, अब तुम ए से चल के घूम घाम के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को वापस आ गई। अब अगर ऐसे वापस आ गई तो ए पॉइंट पर वापस ही आ गए आप चल के। अब अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो भाई घूम घाम के तुम वहीं पे आ गए, तो कोई वर्क डन जीरो होगा, बिल्कुल होगा, वर्क डन जीरो ही होना चाहिए। जैसे कि अब अगर मैं इस ब्लॉक को यहां से उठा के यहां पर ले जाऊं और फिर वापस ए पर लेकर आ जाऊं, तो क्या वर्क डन माना जाएगा फिजिक्स की दुनिया में? कुछ भी नहीं माना जाएगा। अरे तुम जहां पर थे अब भी वहीं पर ही हो,
अब बीच में तुम घूम के कहीं पे भी आ गए हो, तो ऐसी फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर एक देख लो, वर्क एनर्जी थ्योरम पे क्वेश्चन है, भाई अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाई है और उसकी वजह से हमारी स्पीड v से बढ़ के 2v हो गई, तो पहली बात v से बढ़कर अगर 2v हो गई तो इसमें वर्क डन कितना करना पड़ा होगा ये हम निकाल सकते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ऐसे लिख दूं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो यहां से अगर मैं हाफ एम कॉमन भी ले लेता हूं तो ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बन रहा है। तो यहां से हाफ, मास कितना है नहीं दे रखा, फाइनल वेलोसिटी हो गई 2v का स्क्वायर दैट इज 4v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो ये आ रहा है 1 बाय एम वी स्क्वायर का 3 टाइम्स। मतलब जो मेरा वर्क डन आ रहा है वो 1 बाय एम, मतलब 1 बाय 2 एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर का 3 टाइम्स आ रहा है। अब इनमें से कौन सी बात से वो मैच करेगा ये हम देख लेते हैं। तो पहला, वर्क डन रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट फ्रॉम 0 टू v। अब यार 0 से v पर अगर लेकर आ रहा हूं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल हो गई v, तो हमारे काइनेटिक एनर्जी का चेंज हाफ एम वी स्क्वायर आएगा। लेकिन यहां पर कितना आ रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर का 3 टाइम्स, तो ए तो नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, समझ रहे हैं, इस टाइप से ही करना है। सी हो जाएगा क्योंकि 3 टाइम्स आ रहा है 0 से v तक करने का, और डी भी नहीं होगा क्योंकि 4 टाइम्स लिखा हुआ है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और देख लो, अब कंजर्वेटिव फोर्स अगर पढ़ाई है तो नॉन कंजर्वेटिव भी ऑब्वियसली पढ़ाऊंगे यार आपको। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस समझ में आ रहा है कि अगर वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती थी तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ पर डिपेंड करेंगी। अब जैसे कि भाई यहां पर मैं बुक को ए वाली पोजीशन से बी पर लेकर आ रहा हूं, एक बार मैं सीधा सीधा लेकर आया और दूसरी बार मैं ऐसे घुमा कर लेकर आया। अब यहां पर क्योंकि टेबल पर फ्रिक्शन होगा, तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स सीधे लाने में इस जर्नी में और इस जर्नी में, क्या दोनों जर्नी में सेम होगी? नहीं होगी, दोनों जर्नी में अलग अलग फोर्स होगी, क्योंकि भाई ऐसा अगर ज्यादा चलाऊं तो फ्रिक्शन भी ज्यादा लगा होगा, वर्क डन भी ज्यादा हुआ होगा, एनर्जी का लॉस भी ज्यादा हुआ होगा। तो यहां पर ये पाथ पर डिपेंड कर रहा है इनका वर्क डन। तो वो फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड करेगा, अपना रास्ता क्या अपना है, ऐसे फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं, जिसमें फ्रिक्शन या जितने भी रुकावटी फोर्सेस हैं वो हमारे एग्जाम्पल्स में आते हैं। इनके बीच में आप देख लो, मैंने आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए भी दे दिया है। तो भाई वर्क डन हमारा पाथ पर डिपेंड नहीं करता कंजर्वेटिव में, नॉन कंजर्वेटिव में वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है। यहां पर वर्क डन हमारा अगर घूम घाम के तो वहीं पर आ जाओगे तो वर्क डन 0 हो जाएगा। यहां पर अब अगर मैं बुक को घुमा के वापस वहीं पे लेकर आ जाता हूं तो वर्क डन 0 नहीं माना जाएगा फ्रिक्शन वाले केस में। उसके बाद अब यहाँ पर एक कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करते हैं, जो मैंने अभी वर्क एनर्जी थ्योरम बताया। वर्क एनर्जी थ्योरम कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए नहीं होता है, वो तो हम बना लेंगे जो अभी आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो यहां पर वर्क डन हमारा क्या होगा भाई, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो भाई क्योंकि यहां पर हमारे एनर्जी का लॉस हो भी सकता है, तो यहां पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगा पाएंगे जो मैंने आपको बताया। तो यहां पर अब वर्क हमारा कंप्लीटली रिकवरेबल है, क्योंकि यहां पर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। अब फ्रिक्शन में तुमने बुक चलाई, अब वो थोड़ी सी वो गर्म भी हो गई, तो आपकी गिवन एनर्जी तो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई और वो वेस्ट हो गई, तो यहां पर एनर्जी का लॉस हो जाता है, तो आप वर्क डन को रिकवर नहीं कर सकते वापस, ये बात हो गई। ठीक है, अब क्योंकि अब यहां पर हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम हमें लगाना है नॉन कंजर्वेटिव अगर फोर्सेस भी आ जाए तो भी, और वो अगर आ गया तो जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं, जेई मेंस में भी अच्छे लेवल के माने जाते हैं, तो हम कर सकते हैं, कोई नई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो उस केस में वर्क एनर्जी थ्योरम को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, तो वहां पर हमारा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। बस दोनों का वर्क डन ऐड कर दिया हमने। अब हमें क्योंकि ये बात मालूम है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को तो सर ने माइनस का डेल्टा यू, माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताया था, प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से देखो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या आ रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से अगर वर्क डन निकालना है तो देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब पता क्या हो गया, इसको अगर मैं खोल के दिखाऊं तो भाई फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है लिखा हुआ है, और ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक, तो ये हो जाएगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल।
मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन है वो एक्चुअल में टोटल एनर्जी का चेंज है, काइनेटिक और पोटेंशियल। कंजर्वेटिव फोर्स होती तो उसका वर्क डन सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का चेंज होता है। ये बात मैंने आपको बहुत साफ साफ शब्दों में बता दी, इसको लिख लो, ठीक है। तो इसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन भी देखो अब हमारा तभी लग पाएगा क्योंकि यहां पर एनर्जी कंजर्व नहीं है ना, अब क्योंकि टोटल एनर्जी में ही चेंज आ गया। एनर्जी कंजर्वेशन बच्चों को लगता है कि भाई एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हमेशा जहां दिखता है वहां पर लगा देते हैं, कई बार गलत हो जाता है क्वेश्चन। ध्यान रखना कि एनर्जी कंजर्व्ड तभी होगी जब टोटल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, और टोटल एनर्जी में चेंज तभी नहीं आएगा जब हमारी फोर्सेस कौन सी हो, कंजर्वेटिव हो। अगर नॉन कंजर्वेटिव हो गई तो देखो टोटल एनर्जी में चेंज आ रहा है, टोटल फाइनल एनर्जी में से टोटल इनिशियल एनर्जी हम माइनस करके कुछ रिजल्ट देगा वो हमें। इसको आप ध्यान रखो कि मैकेनिकल एनर्जी का चेंज जीरो होगा कंजर्वेटिव फोर्स में जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हो ही नहीं और किसी और फोर्स की वजह से भी कोई वर्क डन ना हो, बस कंजर्वेटिव हो सारी, ठीक है। इसको आप ध्यान में रख लो अच्छे से। तो अगर ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है तो हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या होगी, वो हमेशा कांस्टेंट होगी, मतलब इनिशियल फाइनल के बराबर ही आएगी। बहुत सिंपल सी बात है, इसको अच्छे से देख लीजिए। चले आगे, अब एक इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, स्प्रिंग वाला एक अच्छा सा क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, नीट में भी हर साल आता ही आता है और जेईई में उसमें भी आता ही है। इसको आप देख लो कि यहाँ पर एक स्प्रिंग है हमारा, अभी स्प्रिंग को हमने एम मास के ब्लॉक से ऐसे अभी पकड़ रखा है। अब जैसे ही मैं अपना हाथ हटाऊंगा तो स्प्रिंग एकदम से झटके से नीचे गिरेगा, तो इस इनिशियल पोजीशन से ये मैक्सिमम हो सकता है कि अब ये यहां पर आ जाए, ये ब्लॉक यहां से ऐसे होके ये और यहां पर आ जाए, तो ये मैक्सिमम कितना खिंच जाएगा वो हमसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर हम एनर्जी का कंजर्वेशन लगाएंगे। तो यहां पर देखो जब ये रुका हुआ था, मैंने हाथ लगाया हुआ था, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गई होगी, और पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। इस बात से आप सहमत हो, हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा जब ये नीचे आया है तो नीचे किसकी वजह से आया, अरे ग्रेविटी की वजह से तो नीचे आया, खुद ब खुद कौन सा आ रहा है, तो यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यार वेट इसका नीचे की तरफ mg, तो वेट नीचे की तरफ mg मतलब फोर्स mg, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हुआ और कितना हुआ x, तो ये हमारा mgx। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई है हमारी, ये जो स्प्रिंग खिंचा है हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्चुअल में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से खिंचा है। अरे यार मेरा गाल कट गया भाई बोलते में, बहुत जोर से कट गया मेरी कोई बुराई कर रहा है, कोई तो है जो मुझसे जलता है, मैंने अपना ही गाल काट लिया, मेरे दांतों के बीच में आ गया वो अंदर से। चलो तो फिलहाल यहां से तो ये हमारा अब mgx को अगर मैंने हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर कर दिया, क्योंकि दोनों पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे को सपोर्ट ही तो कर रहे हैं, तो यहां से आप देखो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, तो एक्स कट गया, ये 2mg/k आ रहा है, कोई तो एक्स है जो मेरी बुराई कर रहा है ना, तो ये 2mg/k ऑप्शन बी से आंसर हमारा मैच हो जाएगा। इसको अच्छे से देख लीजिए। चले आगे और देखो, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, पोटेंशियल एनर्जी कर्व। अब यहां से आपको एक बात अच्छे से समझ में आएगी, जैसे कि हमने शुरुआत में भी आपको बताया था कि हमने ग्राफ बनाया था किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का हमने क्या बनाया था, ग्राफ बनाया था। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का हमने ग्राफ बनाया और मान लो कुछ इस टाइप का वो कर्व आया है, जैसे कि अभी आप यहां पर देख रहे हैं, इस ग्राफ को देखकर आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। मतलब यहां पर आपको एक बात और मैं बता दूं कि अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी को, यार मैंने फोर्स डिस्प्लेसमेंट उल्टा कर दिया, ये पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ नहीं है, सॉरी, ये पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। तो यहां पर अगर मैंने इस ग्राफ को डिफरेंशिएट करा एक्स के टर्म्स में, या फिर मैं इसका स्लोप भी बोल सकता हूं जिसको हम du/dx बोलेंगे, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी को आप डिस्टेंस के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दो तो उसका नेगेटिव हमारे फोर्स के बराबर होता है। चाहो तो ये मैं प्रूफ करके दिखा भी सकता हूं, आप कर भी लेना, भाई du की जगह पर आप mgh लिख दो, तो mgh/dx हो जाएगा, du/dx हो जाएगा, तो मतलब dh/dx हो जाएगा, तो वहां से कर आके आपका वो वर्क डन ही है, मतलब फोर्स के बराबर ही आएगा। तो यहां से f का फॉर्मूला क्या आ गया, f का फॉर्मूला माइनस का du/dx है, ये याद ही रखना है फिलहाल आपको। इसका रिजल्ट क्या क्या आएगा वो अब आप यहां से निकाल सकते हो बिना रटे। अब अगर मान लो कि भाई हमारा ये जो ग्राफ है, इस जैसे कि ए पॉइंट पर मुझे दिख रहा है, तो ये ए पॉइंट पर ये ग्राफ नीचे की तरफ गिर रहा है, स्लोप नेगेटिव है,
तो अगर du बाई डी एक्स डेट इज स्लोप नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव हो गई। तो अगर फोर्स पॉजिटिव है तो समझ जाना कि भाई फोर्स हमारे रिपल्सिव नेचर की है। अब अगर मान लो कि मैं सी पॉइंट की बात करता हूं, तो सी पॉइंट पर ग्राफ ऊपर की तरफ उठ रहा है। अब ग्राफ अगर ऊपर की तरफ उठ रहा है तो स्लोप पॉजिटिव। अब स्लोप अगर पॉजिटिव तो ये आगे तो नेगेटिव है, तो फोर्स नेगेटिव है। तो अगर फोर्स नेगेटिव आती है तो फोर्स हमारी अट्रैक्टिव नेचर की होती है। इतनी बात समझ में आ गई। और अब अगर मैं जैसे बी पॉइंट की बात करूं तो यहां पर स्लोप इज जीरो है, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। अब अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल तो फोर्स इज जीरो हो जाएगी हमारी। मतलब आप ग्राफ को देख के पता लगा सकते हो पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ को, कि किस जगह पर कैसी फोर्स लग रही होगी, अट्रैक्टिव होगी, रिपल्सिव होगी, या फिर होगी ही नहीं। अच्छा, एक बात और मैंने आपको पढ़ाई थी कि यार अगर हमारी कहीं पर नेट फोर्स सिस्टम पे लगने वाली जीरो हो जाए तो क्या इक्विलिब्रियम आ जाता है? जी हाँ, मतलब ये जो अभी आप बी वाला पॉइंट देख रहे हैं, क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है? जी हाँ। तो अब अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो फिर एक और सवाल निकल कर आया, ये स्टेबल है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? इस ओह सॉरी यार, क्या हो रहा है मुझे, बड़ी तकलीफ बड़ी ही तकलीफ दे रहा है भैया मुझको ही मेरा गाल। सॉरी यार बच्चों, बोलते बोलते मेरी जबान, मैंने पूरा अपना अंदर से गाल काट लिया, मुझे लग रहा, हाँ, ब्लड आने लगा। एक सेकंड यार, मैं पानी पी लूं। सॉरी यार चलो चलो कोई नहीं। तो मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन की मैं बात कर रहा था। तो जब हमारा जैसे बी पॉइंट है, अभी इक्विलिब्रियम हमारा स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये कैसे पता चलेगा? तो ग्राफ को देखो देखो ऐसे पता चल जाएगा। आप यहाँ पर ऐसे इमेजिन करोगे, अगर मैं एक बॉल यहाँ पर लाके रख दूं, एक बॉल यहाँ पर अगर मैं लाके रख दूं, ये ट्रिक है, और उसको अगर अपनी पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करा जाए, तो क्योंकि ऐसा करके गड्ढा बना हुआ है तो वापस बॉल यहीं पे आके गिरेगी। मतलब ये हमारा अपनी जगह पर वापस आना चाह रही है, और अपनी जगह पर वापस वही आना चाहता है जो पहले वहां पर स्टेबल था। तो ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात होगी। लेकिन अब अगर मैं इधर ऊपर ये जो एक पॉइंट है हमारा ई पॉइंट, अब अगर मैं यहाँ पर एक बॉल ला के रखूं और इसको अपनी जगह से डिस्प्लेस करूं, तो अगर इसको मैंने थोड़ा सा भी हिला दिया ना, तो ये तो अपनी जगह पर आएगी नहीं, या तो इधर गिरेगी या फिर इधर गिरेगी। डेट मीन्स यहाँ पर है तो ये भी इक्विलिब्रियम, देखो स्लोप जीरो है, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि अपनी जगह पे ये रहना नहीं चाह रहा। और मैथमेटिकली आप कैसे निकाल सकते हो, जब डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ लोगे ना। देखो मैंने बताया ना फोर्स जीरो है, तो फोर्स जीरो होने का मतलब क्या हो गया, फोर्स माइनस का डी यू बाई डी एक्स के बराबर है। तो फोर्स जीरो कब होगी, जब डी यू बाई डी एक्स जीरो होगा। तो क्वेश्चन में आपको बस इतना सा करना है कि डिफरेंशिएट करो पोटेंशियल एनर्जी को एक्स के टर्म्स में और जीरो के बराबर कर दो। फिर उसके बाद अब चेक करना है कि भाई ये हमारा स्टेबल है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो यहां पर आता है यूज मैक्सिमा और मिनिमा का, जो आप 12th क्लास में मैथ्स में पढ़ते हो डिफरेंशिएशन में। उसमें क्या होगा, अब आप पोटेंशियल एनर्जी को एक बार और डिफरेंशिएशन करो, डबल डिफरेंशिएशन, जिसको हम डी टू यू बाई डी एक्स टू करके लिखते हैं। अब अगर ये डिफरेंशिएट करके पॉजिटिव आ जाए, जीरो से बड़ा आ जाए, बड़ा आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो उसको हम मिनिमा बोलते हैं, उल्टा चलता है। ये किसका केस हो जाएगा, ये मिनिमा का केस हो जाएगा। मैथ्स वाला आपको ये अच्छे से पढ़ा पाएगा, मैं आपको फिर भी काफी डिटेल में बातें बता रहा हूं कि अब अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो समझ जाना ये मिनिमा है। मिनिमा है मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम हो गई तो वो हमारा कैसा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, वो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। समझ रहे हो, मतलब किसी चीज की अगर एनर्जी ज्यादा होती है तो वो उस जगह पे नहीं रहना चाहता था ना, मतलब वो स्टेबल नहीं होता। यहां पर एनर्जी हमारी कम आ गई तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। ओके। और अब जैसे मैं ई वाले पॉइंट की बात करता हूं, अब यहां पर अगर मैंने जब डिफरेंशिएट करा तो मैंने देखा कि ये हमारा डी टू यू बाई डी एक्स टू नेगेटिव आ रहा है। तो ये कौन सा वाला केस हो गया, ये मैक्सिमा का केस हो गया। मैक्सिमम मतलब एनर्जी मैक्सिमम, एनर्जी अगर मैक्सिमम हो गई तो वो स्टेबल नहीं रहेगा, अपनी जगह पर नहीं रहेगा। कोई भी चीज के पास अगर एनर्जी ज्यादा होती है तो वो एक जगह पर पड़ा रहता है, क्या वो इधर उधर भागते रहता है, जैसे बच्चे भागते हैं। एनर्जी क्योंकि ज्यादा होती है उनके अंदर उसका मेज में, तो वो हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद ये हमारा लास्ट टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं पावर। पावर कुछ नहीं, इसको हम रेट ऑफ डूइंग वर्क कहते हैं। अब काम तो हर कोई कर रहा है ना, लेकिन कोई काम उसी काम को बहुत कम समय में कर रहा है, और कोई उसी काम को बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है करने के लिए। तो ऑब्वियसली जो कम टाइम में ज्यादा काम करके दे दे उसके अंदर पावर ज्यादा है, और जो कम काम करके दे और ज्यादा टाइम ले तो उसके अंदर पावर कम है। तो इसका फॉर्मूला, हमारा पावर का फॉर्मूला वर्क डन बाय टाइम बन जाएगा। डेफिनेशन से समझ में आ रहा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन अपॉन टाइम।
अब अगर ये पावर हमारी एवरेज है तो टोटल वर्क डन ऊपर, टोटल टाइम नीचे। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस है तो फिर हमारा स्मॉल वर्क डन ऊपर और टाइम नीचे। तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला हमारा बनेगा dw/dt। अब यहां से भी बहुत सारे फॉर्मूले निकाले जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको पावर दे दी जाए तो dw का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dw हो जाएगा p dt, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो वर्क डन को आप इंटीग्रेशन ऑफ p dt भी कर सकते हैं पावर मतलब वर्क डन निकालने के लिए, अगर पावर आपको टाइम के साथ साथ चेंज होती हुई दे रखी हो। और उसके बाद फिर लास्ट में आता है हमारा एफिशिएंसी। ये मोटर्स वगैरह में लगाया जाता है कि आपने कितना इनपुट दिया और कितना आउटपुट आया, तो ऊपर आप आउटपुट पावर रख दो, नीचे आप इनपुट पावर रख दो, इनटू 100 कर दो, तो ये हमारा एफिशिएंसी आ जाती है। इसका सिंबल ऐसा ईटा की तरह होता है। पावर की यूनिट क्या होती है भाई, पावर की यूनिट हमारी वॉट होती है। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बहुत बेसिक सी बात है। अब जैसे कि भाई अगर कोई आपसे बोले कि यार आपने 1000 लीटर पानी मोटर पंप ने नीचे से उठाकर भाई 10 मीटर ऊपर हाइट पर लेकर गया, तो उस मोटर पंप ने कितना वर्क किया होगा या कितनी पावर होगी उसकी, हम निकाल सकते हैं। भाई वाटर है तो उसका मास भी होगा, एम होगा, जी तो जी होता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच हाइट पर लेकर गए, तीनों बात आपको मालूम है, तो आप यहां से यहां पर लेकर गए तो एम जी एच हो गया। लेकिन अगर आपसे वो पावर निकलवा रहे हैं तो टाइम भी देंगे कि यार मोटर को टंकी भरने में 10 मिनट लग रहे हैं 1000 लीटर पानी करने में, तो 1000 लीटर पानी का मास भी 1000 किलो ही होगा। जी की जगह पर 10, 10 मीटर पर लेकर गए तो हाइट भी 10 हो गई, और 10 मिनट लग रहे हैं तो 10 मिनट का मतलब उसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर दो तो 10 इंटू 60 नीचे रख देना, टोटल पावर निकल कर आ जाएगी। बड़ी सिंपल सी बात है। एक क्वेश्चन देखो जेडब्ल्यू मेंस में 2025 में इसको पढ़ा है, पावर का बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे। ये पता है कैसे बना, पहले मैं आपको पावर का फॉर्मूला कैसे बना ये दिखाता हूं। मैंने बताया ये dw/dt हम लगा सकते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। अब वर्क डन क्योंकि हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये मतलब फोर्स तो बाहर ही आ जाएगी, तो ये ds/dt बन जाएगा। अब यार ds/dt मतलब डिस्प्लेसमेंट को अगर आप टाइम के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये हमारा क्या वेलोसिटी नहीं बनेगा, तो पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी आ गया। ये भी आप लगा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पर वापस आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि फोर्स हमें दे रखी है, पावर बताओ। अब फोर्स तो दे रखी है लेकिन वेलोसिटी तो दे नहीं रखी, निकाल लेंगे भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, पहले देखो एक्सप्रेशन का फॉर्मूला फोर्स अपॉन मास होता है। मास हमें 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम दे रखा है, तो हमारा एक्सेलरेशन यही आया 2t² आई कैप प्लस 3t² जे कैप। अच्छा सॉरी 2t है ये, 2t आई कैप प्लस 3t² जे कैप। अभी एक्सेलरेशन है, और ये आपने पढ़ा होगा कि भाई वेलोसिटी अगर निकालनी है तो एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट कर दो, सॉरी इंटीग्रेट कर दो। तो यहां पर ये 2 ऐसे रहेगा, ये t²/2 हो जाएगा, ये 3 ऐसे रहेगा, ये t³/3 हो जाएगा, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो यहां से वेलोसिटी आ रही है t² आई कैप प्लस t³ जे कैप। अब ये हमारे पास फोर्स भी है, हमारे पास वेलोसिटी भी है, और मैंने बोला फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, लेकिन क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है, ये भी वेक्टर फॉर्म में, ये भी वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला निकल कर आता है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ही करोगे ऑब्वियसली, क्योंकि पावर तो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो डॉट प्रोडक्ट करके ही दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर आता है। क्रॉस करोगे तो आंसर भी वेक्टर फॉर्म में आता है, बस कर दो। तो पी वेक्टर, सॉरी पी तो हो गया नहीं, तो एफ वेक्टर क्या है भाई, 2t आई कैप प्लस 3t² जे कैप का हम डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं इससे, जो क्या है t² आई कैप प्लस 3t² जे कैप। अब इनको अगर आप नहीं सॉरी t³ है, t² आई कैप प्लस t³ जे कैप। अब यहां पर आप कराओ तो डॉट प्रोडक्ट करना तो जानते होगा, आई की आई से मल्टीप्लाई होगी, जे की जे से, तो ये 2t इंटू t², ये आ रहा है भाई 2t का क्यूब, और ये 3t की पावर 5 है ना, t² इंटू t³, तो 2t³ प्लस 3t की पावर 5, इतना वॉट हमारे पावर आ रहा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था बच्चों हमारा पूरा का पूरा वर्क पावर एनर्जी चैप्टर, विदाउट लिविंग एनी सिंगल कॉन्सेप्ट, एनी सिंगल फॉर्मूला। मैंने आपको हर एक बात इस चैप्टर के अंदर पढ़ा दिए, विद डेरिवेशन भी मैंने आपको करा दिए, है ना। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया। थोड़ा सा टाइम मैंने ज्यादा ले लिया, क्वेश्चन भी करा दिए। तो अब अगर आप चाहते हो वर्क पावर एनर्जी के टफेस्ट क्वेश्चन है ना, जो जेई एडवांस में आए, वो कोई मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ बड़े आसान तरीके से, तो मुझे कमेंट में जरूर लिखना कि सर वर्क पावर एनर्जी जेई एडवांस टफेस्ट क्वेश्चन कराइए। और अगर आप चाहते हो कि वर्क पावर एनर्जी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज में लेकर आऊं जो जेई मेंस 2026 से 27 में जरूर आएंगे, तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बताना। आप कमेंट करेंगे तो ही मैं वो सेशन लेकर आऊंगा और वो मैं लाइव कराऊंगा।
ठीक है। और जितने भी बच्चे कमेंट करेंगे तो भाई मैं उस अगले सेशन में मैं उन बच्चों को शाउट आउट भी दूंगा, उनका नाम भी मैं बोलूंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों इसी तरह से अगले सेशन में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।